अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अफ़साना क्या है और अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी। ये नोट्स काफ़ी डिटेल में है, आप चाहें तो इसे थोड़ा मुख्तसर कर लें और ये नोट्स आपको बीए और एमए दोनों में काम आएंगे, तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ लें। और अगर हमारा पढ़ा हुआ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान, नावल और अफ़साना दरअसल एक ही नसरी सिन्फ के मुख्तलिफ रूप हैं। हमने कल नावल पढ़ा था और आप अफ़साना पढ़ रहे हैं। तो ये जो है दास्तान, नावल और अफ़साना क्या है, एक ही नसरी सिन्फ के अलग अलग रूप हैं। अफ़साने में भी कहानी होती है, नावल में भी कहानी होती है, दास्तान में भी, लेकिन दास्तान बहुत तवील होती है, बहुत लंबी होती है। नावल भी लंबी होती है, उसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है, लेकिन अफ़साना में मुख्तसर कहानी होती है, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को उसमें लिया जाता है। इन तीनों में को मिलाकर अफ़सानवी अदब या फ़िक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। इन तीनों की बुनियादी खुसूसियत एक है और वो है क़िस्सापन, यानी हर कदम पर यह जानने की ख्वाहिश कि आगे क्या हुआ और इसके बाद क्या होने वाला है। ये कहानीपन या क़िस्सापन ही फ़िक्शन की जान है। जब इंसान को बहुत फुर्सत थी तो वो ऐसे किस्से सुनता और सुनाता था जो बहुत तवील होते थे। इस ज़माने में वो ऐसी बातों और ऐसी चीज़ों पर यकीन कर लेता था जो अक़ल को दंग कर देती हैं। इनको फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर कहा जाता है। कल हमने आपको नावल पढ़ाया तो उसमें बताया था कि फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर क्या है। ऐसी बातें जो हमारी समझ से बाहर हो, जो हमने देखा नहीं हो। जैसे जैसे आँख में सुरमा लगाया तो ज़मीन में गड़े ख़जाने नज़र आने लगे। और परी क्या है, शहज़ादे को पलंग के साथ उड़ा कर ले गई। ये सब बातें, देव देवी की कहानी, जिन भूतों की कहानी, तो ये सब क्या है, फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर है जो हमारे सोच से बाहर है। दास्तानों में इनकी बहतात होती थी, मगर ज़माने का वर्क पलटा, इंसान की मसरूफ़ियत बढ़ी और गैर फितरी बातों पर से इनका ईमान उठ गया। ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात को इसने अपने क़िस्सों का मौजू बनाया और गैर ज़रूरी तवालत से दामन बचाया, तो नावल वजूद में आया। अब गैर फितरी बातों, गैर ज़रूरी बातों से दामन बचाया, उनको कटाया, अलग किया, तो क्या हुआ, नावल वजूद में आया। मसरूफ़ियत और बढ़ी तो अफ़साना वजूद में आया। अफ़साना छोटा सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार रहता है। अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी वही हैं जो नावल के हैं, मगर अफ़साने का पैमाना छोटा होता है, इसलिए इनके अज्ज़ाए तरकीबी के बरतने का अंदाज भी बदल जाता है। क्योंकि अफ़साना के पैमाना क्या है, छोटा होता है, इसलिए इसके अज्ज़ाए तरकीबी बरतने का क्या है, अंदाज बदल जाता है। अज्ज़ाए तरकीबी, अफ़साने की दुनिया में बहुत इनकलाब आता रहा है। प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और वहदत तासीर के बगैर कुछ दिन पहले तक अफ़साने का तसव्वुर मुमकिन ही ना था, मगर ऐसा ज़माना भी आया कि बगैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी जाने लगी, बगैर किसी मरकज़ी किरदार के कहानियाँ लिखी गईं। नुक्ता नज़र को तो अफ़साना ही क्या सारे अदब के लिए मुज़र और महलक ठहराया गया। वहदत तासीर के बारे में कहा गया कि इसका तो वजूद सिरे से है ही नहीं, मुज़र यानी उसका कोई काम नहीं है, बेकार है। इसको नुक्ता नज़र को अफ़साना ही क्या सारे अदब के लिए मुज़र यानी गैर ज़रूरी ठहराया गया। और वहदत तासीर के बारे में कहा गया कि इसका तो वजूद सिरे से है ही नहीं। जदीद अफ़साना पढ़ने वाले के जहन में मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद तासरात पैदा होते हैं। आखिर अलामती और तजरीदी अफ़साने ने जन्म लिया, जिसके लिए रवायती अज्ज़ाए तरकीबी फजूल और बेमायने होकर रह गए। लेकिन हम अदब के तालिब इल्मों को बहरहाल इनसे बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। अफ़साने के हर एक जुज़ू के बारे में मुख्तसर मालूमात यहाँ फराहम की जाती है। अफ़साना के हर जुज़ू के बारे में यहाँ पर मुख्तसर मालूमात फराहम की जा रही है, और हम क्योंकि अदब के तालिब इल्म है, इसलिए हम लोगों को हर चीज़ मालूम होना चाहिए। नंबर 1 है प्लॉट। मुख्तसर अफ़साने में जो कुछ पेश किया जाता है, इसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी से अफ़साने आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लॉट है। वाक़यात में पहले से तरतीब कायम कर ली जाए
तो अफसाना निगार इधर उधर भटकने से बचा रहता है। अब हम जब कहानी लिखते हैं तो एक तरतीब फिक्स कर लेते हैं कि इसके बाद ये कहानी के बाद ये मोड़ आएगा, इसके बाद ये बातें होंगी, इसके बाद ये बातें होंगी। तो प्लॉट फिक्स कर लिया जाता तो कहानी लिखते वक्त अफसाना निगार क्या है, इधर उधर नहीं भटकता है, भटकने से बचा रहता है। मरकज़ी ख्याल पर इसकी नज़र जमी रहती है। गैर ज़रूरी तफसीलात अफसाने के इर्तिक़ा में रुकावट नहीं बनती और अफसाना मुंतक़ी तरतीब से आगे बढ़ते बढ़ते नुक़्ता उरूज तक पहुँच जाता है। प्लॉट सादा और गैर पेचीदा हो तो कारी का जहन उलझने से बचा रहता है और आसानी से फ़नकार का हमसफ़र बना रहता है। कुछ अरसा पहले जदीद अफसाना निगारों का एक ग्रुप प्लॉट से बेजार हो गया था। इसका कहना था कि जब ज़िंदगी में कोई नज़म व तरतीब नहीं तो अफसाने में लाजमी तौर पर प्लॉट का होना एक गैर फितरी बात है। इसलिए बगैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी गईं, मगर वो कारी की गिरफ्त से बाहर ही रहीं। और अब ये ख्याल आम है कि अफसाने में कहानीपन का होना ज़रूरी है। कहानीपन वाक़यात से पैदा होता है और वाक़यात में ज़ाहिर तौर पर ना सही तो पोशीदा तौर पर रब्त ज़रूर होता है। यही रब्त प्लॉट है और अफसाने में इसकी अहमियत मुसल्लम है। अब देखते हैं नंबर 2, किरदार। अफसाने में किरदार प्लॉट से कम अहम नहीं। अफसाने में जो वाक़यात पेश आते हैं वो किसी न किसी किरदार के सहारे ही पेश आते हैं। अब जब हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसमें कोई आदमी होता है, लड़की होती है, लड़का होता है, बच्चे होते हैं, तो ये सब क्या होता है, किरदार होता है। और बग़ैर किरदार की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए अफसाने में किरदार निगारी को एक अहम मुकाम हासिल है। नावल निगार को ये सहूलत होती है कि किरदार पर मुख्तलिफ ज़ावियों से रोशनी डाली जा सके और इसे हर रूप में देखा जा सके। लेकिन अफसाने का पैमाना महदूद होता है, इसलिए अफसाना निगार किरदार का हर रुख पेश नहीं कर सकता। वो किसी एक ज़ाविये से रोशनी डालकर इसका कोई अहम पहलू नुमाया करता है। अब नावल में क्यों है कि लंबी होती है, इसलिए किरदार के मुख्तलिफ ज़ावियों पर रोशनी डाली जाती है कि किरदार का रहन सहन कैसा, उठना बैठना कैसा, बातचीत कैसी है, उसकी अदाएँ कैसी हैं, उसका रंग रूप कैसा है। लेकिन क्योंकि अफसाना बहुत छोटा होता है, मुख्तसर होता है, इसलिए किरदार के हर रुख को पेश नहीं किया जा सकता। अफसाने निगार सिर्फ किरदार के एक ही ज़ाविये पर रोशनी डाल सकता है। किरदार 2 तरह के होते हैं, जामिद यानी ठहरे हुए किरदार जो शुरू से आखिर तक यकसा रहते हैं, या बात फितरी। ये बात फितरत इंसान के ख़िलाफ़ है। अच्छा और सच्चा किरदार वही है जो हालत के साथ तब्दील होता रहता है, इसका इर्तिक़ा जारी रहे। इसी तरह ये भी ना हो कि किरदार सिर्फ खूबियों और ख़राबियों का मजमुआ हो। इस किरदार को कामयाब कहा जा सकता है जो दुनिया के हकीकी और दरअसली इंसानों जैसा हो। अब किरदार ऐसा होना चाहिए जो दुनिया के इंसानों जैसा होना चाहिए। जैसे दुनिया में इंसान रहते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उनसे गलती भी होती है, वो अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी काम करते हैं। तो इंसान किरदार ऐसा होना चाहिए जैसा लगे कि वो हमारे साथ रोज़ रह रहा है, हमारे से बातें कर रहा है। हकीकी इंसानों जैसा ही होना चाहिए। ये भी कहा गया कि अफसाने के लिए किरदार का होना ज़रूरी नहीं। बेशक हीरो के बगैर अच्छा अफसाना लिखा जा सकता है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में कितने हीरो नज़र आते हैं। ग़ुलाम अब्बास की कहानी आनंदी को लीजिए, इसमें कोई हीरो या कोई मरकज़ी किरदार नज़र नहीं आता, लेकिन कहानी किसी के सहारे तो आगे बढ़ेगी, खा वो इंसान ना हो के होकर चरिंद परिंद ही क्यों ना हो। गर्ज किरदार निगारी अफसाने की जान है। अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार निगार होगा, नफ्सियात इंसानी का जितना माहिर होगा, इतना ही अच्छा अफसाना पेश कर सकेगा। अब आइए तीसरा है नुक्ता नज़र। अब नुक्ता नज़र क्या है देखते हैं। हर फनकार कोई ख़ास नुक्ता नज़र रखता है और इस नुक्ता नज़र की पेशकश के लिए ही फनकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। मिसलन पिछड़े हुए तबके की ख़राब व खस्ता माली हालत ने प्रेमचंद को रंज पहुंचाया। इनकी खस्ता हालत से मुल्क को रोशनास कराने के लिए उन्होंने एक लाजवाल अफसाना कफन पेश कर दिया। अब हर इंसान का क्या एक अपना नुक्ता नज़र होता है। प्रेमचंद ने क्या किया कि मुल्क की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, जो पिछड़े हुए तबके के लोग थे उनकी माली हालत बहुत खस्ता थी। उन्होंने अफसाना लिखा, बहुत सारे अफसाने लिखे जिसमें गांव देहात की ज़िंदगी को उन्होंने दिखाया और क्या क्या दुनिया के सामने पेश किया कि इन लोगों की हालत इस तरह की है। मौलवी नज़ीर अहमद ने महसूस किया कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। अपना ये नुक्ता नज़र
یہ نقطہ پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناول ابن الوقت تصنیف کیا۔ اب مولوی نذیر احمد کو کیا لگا کہ ہندوستانیوں کو انگریز کا نقل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب انگریز یہاں پہ حکومت کر رہے تھے ہندوستان میں تو بہت سارے ہندوستانی ایسے تھے جو ان کی طرح رہنا پسند کرتے تھے، انہی کی طرح بات چیت کرنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ بات کیا مولوی نذیر احمد کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کے لیے ایک افسانہ لکھا ابن الوقت۔ ہر انسان ہر معاملے میں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے۔ مصنف حساس ہونے کے ساتھ ساتھ بالعموم مطالعے اور مشاہدے کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کسی معاملے میں اس کا اپنا کوئی نقطہ نظر نہ ہو، لیکن فنکار کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو زیادہ نمایاں نہ ہونے دے۔ چنانچہ افسانہ کفن میں پریم چند اپنے نقطہ نظر کو بہت واضح نہیں ہونے دیتے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی ہمدردی اس غریب طبقے کے ساتھ ہے جو بے حد غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کاہل اور کامچور بھی ہے، اور اتنا بے حس بھی کہ ایک مظلوم عورت کے کفن کا چندہ شراب اور پوری کچوری میں اڑا دیتا ہے۔ کیا اس امیر طبقے کے ساتھ جو ضرورت کے وقت غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اس کے برعکس مولوی نذیر احمد اپنے نقطہ نظر کو چھپا نہیں پاتے، یہی ان کی کمزوری ہے۔ اب 4 دیکھتے ہیں ماحول اور فضا۔ مختصر افسانے میں ماحول و فضا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دراصل کہانی میں ماحول کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ اس سے وہ فضا ابھر آئے جو فنکار پیش کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ غم، خوشی، خوف، حیرت، اداسی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ سناٹا نیز رات کی تاریکی سے خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ چمن کے سبززار اور چاندنی رات پرمسرت ماحول کو جنم دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پوری کہانی میں یکساں ماحول رہے، ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کہانی کی تعمیر میں فضا آفرینی کے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ فضا کہانی کی تعمیر میں نہایت اہم رول ادا کرتی ہے، اور اس طرف فنکار جتنی توجہ دے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ 5 ہے اسلوب۔ اب اسلوب کیا ہے؟ زبان و بیان، بولنے کا انداز، کردار کس طرح سے بات کرتا ہے۔ افسانہ میں کہانی کا اسلوب یا طرز نگارش کہانی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ افسانہ کا کینوس بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دی جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہانی کا ایک ایک لفظ اسے آگے بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ کہانی کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ افسانے کی زبان بہت شگفتہ و دلنشیں ہونی چاہیے تاکہ قاری شروع سے آخر تک پوری طرح گرفت میں رہے، لیکن اس رائے سے ہمیں پوری طرح اتفاق نہیں۔ قاری کو جو چیز گرفت میں رکھتی ہے وہ دلکش انداز بیان نہیں، بلکہ یہ تجسس ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس کی نظر آنے والے واقعات پر رہتی ہے۔ رنگین دلاویز بیان اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے افسانے کی زبان میں سادگی کے ساتھ ساتھ دلکشی ہو تو وہ افسانے کے لیے نہایت موزوں رہتی ہے۔ بیانیہ کے علاوہ افسانے میں مکالمے بھی ہوتے ہیں، ان سے کرداروں کے ذہن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مکالموں کا مختصر، دلچسپ اور بلمحل ہونا ضروری ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہوا ہے بالکل اس کے حسب حال ہو۔ مثلاً عالم کے منہ سے عالمانہ اور گنوار کے منہ سے گنوار و زبان ہی ادا ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی زبان سے اسی طرح کی الفاظ ادا ہونے چاہیے، اور جو گنوار ہے، جو جاہل لوگ ہیں، ان کے زبان سے اسی طرح کے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ آغاز و اختتام۔ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ خواہش آخر تک باقی رہے، اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے تو ایسی کہانیاں لکھی جو کاغذ پر ختم ہونے کے ساتھ ہی قاری کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ قاری کے دماغ میں ایک ایسا سوال یا نشان ابھرتا ہے جس کا جواب وہ آئندہ زندگی میں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہی فن کا کمال ہے۔ وحدت تاثیر۔ کہانی میں وحدت تاثیر کا پایا جانا ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ کہانی پڑھنے والے کے دل پر جو کیفیت گزرے اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ کہانی کے ایک حصے سے
دل پر حیرت کی کیفیت گزرے، دوسرے سے خوف پیدا ہو، تیسرے سے خوشی، بلکہ پوری کہانی سے دل پر کوئی ایک کیفیت پیدا ہو۔ اس کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، مثلاً کہا جاتا ہے کہ آج کی زندگی میں بکھراؤ ہے، ہمارے دل پر ہر لحظہ کوئی نئی کیفیت گزرتی ہے اور ہم ہر پل کسی نہ کسی جذبے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اصل زندگی میں یہ صورت ہے تو افسانے میں وحدت تاثیر کیوں تلاش کی جائے؟ اب سے کچھ عرصہ قبل افسانہ نگاروں کی ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جس نے افسانے کے روایتی اجزائی ترکیبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات صرف اردو افسانے تک محدود نہ تھی، بلکہ افسانے کی دنیا میں انقلاب کی یہ لہر عالمگیر تھی، یعنی پوری دنیا میں یہ لہر تھی۔ اس نے پلاٹ، کردار، وحدت تاثیر، آغاز اختتام، نقطۂ عروج سب کو مد فضول ٹھہرایا۔ اس طرح کہانی کی جگہ کہانی وجود میں آئی۔ اس نے افسانے کو چیستہ بنا دیا، سب افسانے ایک سے کہنے لگے اور افسانے میں کشش باقی نہ رہی۔ آخر اس تحریک کے خلاف رد عمل ہوا اور دھیرے دھیرے افسانے کے قدم زمین پر ٹکنے لگے اور یہ احساس عام ہوا کہ افسانے میں افسانویت یعنی کہانی پن کا پایا جانا بہرحال ضروری ہے۔ بے شک افسانہ علامتی ہو سکتا ہے، لیکن معنی کی ایک سطح ضرور ایسی ہونی چاہیے غور و فکر کے بعد جس تک رسائی ممکن ہو، اور اب ایسے افسانے ہی مقبول ہیں۔ اور اب کیا ہے، ایسے ہی افسانے مقبول ہیں جس میں وحدت تاثیر بھی ہو، کہانی پن بھی ہو، اور ماحول اور فضا بھی ہو، نقطہ نظر بھی ہو، اسلوب بھی ہو، سب کچھ ہو۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس میں میں پڑھاؤں گی آپ کو افسانے کا ارتقا۔ اگر آپ کو اس کا نوٹس چاہیے، PDF چاہیے، تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا PDF ضرور دوں گی۔ اللہ حافظ۔